हेलो फ्रेंड्स। तो अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 12 दिन बचे हुए हैं और आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 3 वीडियो में लाऊंगा जनरल साइंस को कवर करने के लिए। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने अपनी 70th प्री और यूपी पीसीएस प्री फिर से 71st प्री के लिए भी इसको रेफर किया था। और अगर इस नोट्स की बात करें तो इसको मैंने एनसीईआरटी से बनाया है, लूसेंट से, और पीवाईक्यू बीपीएससी के और यूपी पीसीएस सबके पीवाईक्यू से के हेल्प से इसको बनाया है। और इसमें थोड़ा अरेंज में इसमें प्रॉब्लम है, जैसे चीज़ें इधर उधर है, मिक्स्ड है, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए ही यूज़फुल होने वाला है ये नोट्स। इसको आप क्विक रिवीजन के लिए आप 1-2 बार देख सकते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी और बहुत सारी नई चीज़ों को का भी आपको पता चलेगा इससे। और ये मेरे खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान रेफर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये नोट्स लगभग 30 पेज का है, तो मैं 10-10 पेज कवर करके 3 पार्ट्स में वीडियो को बनाऊंगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो तीनों पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और इस ये नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसमें फिजिक्स फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बेसिक फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2v1v2 प्लस डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक डी एक्स रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी इसको बोला जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट है किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की फार्मूले की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी है। इम्पल्स, इम्पल्स लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम, उसको इम्पल्स बोला जाता है। कोई भी एक लार्ज फोर्स है, बड़ा फोर्स है, अगर वो एकदम कम टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फार्मूला है फोर्स इनटू टाइम। वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ये स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला है मास एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब पावर की बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसका फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, और इसका यूनिट है वॉट। 1 वाट सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मास 1 m1 एंड मास 2 m2 एट डिस्टेंस r, तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हो जाएगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वेट, वेट का फार्मूला है मास इनटू ग्रेविटी, और जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन,
केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में पहला लॉ है कि मूव अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमते हैं। और दूसरा इसका लॉ है केपलर का कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और थर्ड लॉ इसका ये है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो टी स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। escape velocity, इसमें मिनिमम velocity of body projected from the earth surface so as it goes out of the gravitational field of earth and never returns to the earth। इसको escape velocity बोलते हैं कि वह ऐसी velocity जो ऐसी बॉडी की velocity जो अगर अर्थ से उसको छोड़ा जाए और वो कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वापस में वो ना आए तो उस वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू होता है और मून की इसके वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। विस्कोसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैसेस बाय विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। ये सब डेफिनेशन इंग्लिश में मैंने लिखा है लेकिन इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हिंदी मीडियम वाले लोग भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो विस्कोसिटी का जो डेफिनेशन है वो एक लिक्विड और गैस की ये प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं एक मैटर में उसके रिलेटिव मोशन को ये अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसका यूनिट इसका डीकैपोइज है जो कि किलोग्राम पर मीटर सेकेंड है। अगर हम लोग वेव्स की बात करें तो वेव्स का मतलब होता है डिस्टरबेंस। और ये दो तरीके की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और इसके मैकेनिकल के दो और भी सब पार्ट्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव हो गया और ट्रांसवर्स में वाटर। और ये नॉन मैकेनिकल में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं जिसमें लाइट, हीट, फोटॉन ये सब आते हैं। कनकेव मिरर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सोलर कुकर में कनकेव मिरर का यूज होता है और ये एक ऐसा इमेज फॉर्म करता है तो रियल, इन्वर्टेड और मैक्सिमम टाइम ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी ये फॉर्म करता है कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और ये डिमिनिश्ड मीन्स छोटा इमेज फॉर्म करता है। जैसे ये रियर व्यू मिरर जो गाड़ी के बगल में रियर व्यू मिरर लगा होता है उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। और कनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट ये इमेज फॉर्म करता है और डिमिनिश्ड छोटा इमेज फॉर्म करता है। कनकेव लेंस आभासी और सीधा, हिंदी में इसको आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कन्वेक्स लेंस ये रियल, इन्वर्टेड, मैक्सिमम टाइम रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी ये फॉर्म करता है। और जो अपर्चर ऑफ लेंस बोला जाता है, ये साइज ऑफ लेंस को ही अपर्चर ऑफ लेंस बोला जाता है। ह्यूमन आई कन्वेक्स लेंस होता है, ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस। और इसमें दो तरीके की सेल्स होती है, रॉड और कॉन्स। रॉड सेल्स जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करती हैं और कॉन्स, ये जो कॉन्स कलर, CO से कॉन्स और CO से कलर को डिस्टिंग्विश करते हैं ये सेल्स। और यहाँ पे जो
आई का प्रॉब्लम होता है, जैसे मायोपिया, MYO मायोपिया है वो। तो मायोपिया ये शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोला जाता है। इसमें कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, और फार ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिखता है। जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं उसको तो लोग देख लेते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको नहीं देख पाते हैं। और इसके उपचार के लिए कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया के लिए कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसमें कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसमें दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, जो इंसान होता है देख सकता है, लेकिन नियर की नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता। और इसके उपचार के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और प्रेस बायोपिया, ये एल्डरली पर्सन में देखने को मिलता है। ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स आई लूजेज इट्स एकोमोडेटिंग पावर। तो प्रेस बायोपिया जब एल्डरली पीपल हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो उनमें ये देखने को मिलता है। और ये इसका कारण स्टिफनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स होता है, वो कठोर हो जाता है इसीलिए। और आई का जो एकोमोडेटिंग पावर है वो लूज हो जाता है। एकोमोडेटिंग पावर मतलब कैसे एडजस्ट करना है आई के लेंस के फोकस को, या जो भी चीज़ें हैं उसमें। रिमेडी इसका है बाईफोकल लेंस के थ्रू ये सही किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस, और इसको ऑब्जेक्टिव और आई पीस भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट फैराडे है, एफ। और प्राइमरी सेल जो होते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये रिचार्जेबल सेल होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका यूनिट एम्पियर है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नॉट फॉलो द ट्रायंगुलर लॉ, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करती है। और रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओम, और ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई, जहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है, और आर रेजिस्टेंस है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये सीरीज और पैरेलल का फार्मूला दिया हुआ है कि कैसे रेजिस्टेंस को काउंट किया जाता है, इसके लिए फार्मूला है, इसको आप लोग देख लेंगे। और 1 किलोवाट आवर, जिसको एक यूनिट भी बोला जाता है, इसका जो वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसको 1 किलोवाट आवर या एक यूनिट बोला जाता है। और ये अमीटर के बारे में लिखा हुआ है। अमीटर का यूज होता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। और एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ताकि उसमें से करंट फ्लो कर सके अच्छे से। वोल्ट मीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है इसका, और इसको पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। हीटिंग डिवाइसेस में नाइक्रोम वायर का यूज होता है। और फ्यूज वायर में कॉपर, टीन और लेड। फ्यूज वायर में कॉपर, टीन और लेड, इन 3 एलिमेंट से मिलकर फ्यूज वायर बना होता है। और फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ये होता है फ्यूज वायर का। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। और ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एसी इनटू हाई वोल्टेज एसी एंड वाइस वर्सा। ट्रांसफार्मर का यूज इसमें होता है। और एसी डायनामो और जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको फॉलो करता है जनरेटर या एसी डायनामो, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेटिज्म की हम लोग बात करें तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नेटाइट, ये सब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये मैग्नेट नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। मैग्नेटिक इनफ्लक्स का यूनिट है वेबर और वोल्ट सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है, जिसको वोल्ट सेकेंड भी बोला जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट है, जिसको कि वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला इसको बोलते हैं। वीबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका एसआई यूनिट है ये। अब यहाँ पे बायो के पीवाईक्यू दिए मैंने लिखा है, जो कि बीपीएससी या यूपीपीसीएस ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एंटीबायोटिक, तो 2 एंटीबायोटिक के मैंने नाम लिखे हैं, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन। और यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इतना तो सबको पता है। और एप्पल ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। और इंफ्रारेड रेडिएशन की जो खोज है वो विलियम हर्शल ने किया था। और इसका यूज मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके उपचार में इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है, मेंडल का जो लॉ ऑफ हेरिडिटी है। और डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मीसर। तो डीएनए को पहले आइडेंटिफाई करने वाले व्यक्ति फ्रेडरिक मीसर हैं, जिन्होंने 1869 में आइडेंटिफाई किया था डीएनए को। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसने आइडेंटिफाई किया और किसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। और ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड एनर्जी इन लीवर और मसल्स में स्टोर्ड एनर्जी को ग्लाइकोजन बोला जाता है। और थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। नियर ब्रेन, ये ब्रेन के नज़दीक में पीनियल ग्लैंड होता है और मेलाटोनिन सीक्रेट होता है इससे। और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ये। और ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, जो कि ब्लड और बोन मैरो दोनों को इफेक्ट करता है। और इसमें रैपिड प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, मतलब इसमें बहुत तेज़ी से वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है। डायटम्स यूनिसेलुलर एल्गी है। और कैरेट मॉडिफाइड रूट्स, कैरेट और स्वीट पोटैटो ये मॉडिफाइड रूट हैं। और टर्मरिक का साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है कुरकुमा लौंगा। और साइनोकोबालामिन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट B12 विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है। और इसमें कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट बीच में आया है। B12 का ये साइंटिफिक नेम है और कोबाल्ट इससे जुड़ा हुआ एलिमेंट है। विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर, विटामिन ए लीवर में स्टोर्ड रहता है। और मॉस्किटो फिश, गम्बूसिया जो मछली है उसको मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है, क्योंकि ये मच्छरों को मारने में प्रयोग किया जाता है। ये मच्छरों के जो लार्वा होते हैं पानी पे तैरते रहते हैं, उसको ये खा जाती है, तो इसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं, गम्बूसिया। और किडनी से पर मिनट 1200 सीसी ब्लड फ्लो होता है। और इंसुलिन पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन और प्रोटीन दोनों है एक। और ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसे दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। अंगोरा वूल ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ अंगोरा रैबिट, अंगोरा वूल जो होता है वो अंगोरा रैबिट के फर से प्राप्त किया जाता है। और लॉस ऑफ एनर्जी को एमनेसिया बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है और वहीं उसका
बदलता है सौर ऊर्जा से एटीपी में, क्लोरोप्लास्ट में। और एफ्लाटॉक्सिन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस बाय सर्टेन फंगी, और ये पीनट, मेज और नट्स में ये प्रोड्यूस होता है फंगी के द्वारा, और ये लीवर कैंसर भी कॉज करता है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं, प्रोड्यूस इन बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लड सेल, बोन मैरो में ही सभी ब्लड सेल फॉर्म होते हैं बोन। और ये थाइमस और स्पिलिन में भी प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट। ऑन्कोजीन, ऑन्को का मतलब ये होता है कैंसर, और ऑन्कोजीन आर म्यूटेटेड जीन्स होते हैं ये जो प्रोमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। और बीसीजी वैक्सीन, टीबी के उपचार में दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन। और ये आरबीसी यहाँ दिया हुआ है, एरिथ्रोसाइट्स, जो कि कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी। आरबीसी का काम ऑक्सीजन को कैरी करना है लंग्स से पूरे बॉडी में। और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है। और डीएनए को अंत पात्र में बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने। ये एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। और ये जो यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। और इंसुलिन नहीं, सॉरी, ये इल्यूनिन है। इल्यूनिन ये डहेलिया की जड़ से प्राप्त किया जाता है, इन्यूलिन। और क्रोमैग्नन मनुष्य जो था, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है क्रोमैग्नन मनुष्य। और सबसे मीठा अगर शुगर की बात की जाए तो वो फ्रक्टोज होता है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। और ये टेंडन जो होता है, ये बोन को मसल से जो अटैच करता है उसको टेंडन बोलते हैं, और बोन टू बोन को अटैच करने वाला जो जॉइंट्स होते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट बोथ आरएनए एंड डीएनए इज फाउंड, क्लोरोप्लास्ट में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। और ट्रैकोमा, आँख की बीमारी है, एक ट्रैकोमा आँख का बीमारी है ये। और टैसीकार्डिया, इसमें हृदय गति तेज हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैंने ये एक ह्यूमन टंग है, इसका मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें स्वीट का पता चलता है, उसके इधर सॉल्टी, फिर से उसके पीछे फिर सौर, और फिर से सबसे अंत में इधर बिटर। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसमें यूमामी। प्लांट हार्मोन की बात की जाए तो प्लांट हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, एक वृद्धि कराने वाला हार्मोन होता है और एक वृद्धि को रोकने वाला, ग्रोथ कंट्रोल और ग्रोथ एक्सीलरेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि कराने वाले हार्मोन्स। इसमें पहला है जिबरलिन्स। तो ये जिबरलिन जो हार्मोन होता है जर्मिनेशन में, ग्रोथ कंट्रोल ऑफ प्लांट, इसमें ये सहायक होता है। और ये एक मेन हार्मोन है, प्रिवेंट्स लीव्स सेपरेशन, और ये लीव्स के सेपरेशन को भी रोकता है। दूसरा है ऑक्जिन। ऑक्जिन ये प्रकाश की ओर पौधे को ले जाने में सहायक होता है। और ये जैसे कि सनफ्लावर में ज़्यादा होता है ऑक्जिन, प्रकाश की ओर उसको अट्रैक्ट करता है। और साइटोकिनिन सेल डिवीजन, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म से आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये सेल डिवीजन के लिए हार्मोन है प्लांट्स में। फ्लोरीजेंस, फ्लोरी मतलब फ्लावर, तो ये फ्लावर्स के लिए हार्मोन पाया जाता है। और ट्रामाटीन, ट्रामा मतलब घाव होता ही है, तो ये घाव भरने के लिए ये हार्मोन पाया जाता है प्लांट्स में। और वीडिसाइड का नाम है सीमाजीन और 2,4-D, ये वीडिसाइड, 2 वीडिसाइड के नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और वृद्धि रोकने वाले हार्मोन्स में ABA हार्मोन, सेपरेशन ऑफ लीव्स, इसको प्रोमोट करता है। और ग्रोथ, जर्मिनेशन और सेल डिवीजन, ये इसको ये रोकता है, वृद्धि को रोकने वाला है तो इसको ये रोकता है। और एथिलीन ये फल पकाने में
मदद करता है। और एसिटिलीन ये आर्टिफिशियल एजेंट है जो फल को पकाने में यूज किया जाता है। बायो के कुछ और यहाँ पे नोट्स बनाया था मैंने, तो इसको हम लोग देखते हैं। साइंस, ये जो वर्ड है ये साइंटिया से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी लेस चेंज इज पॉसिबल। जो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं इसको इसीलिए लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो साइंस वर्ड ये लैटिन वर्ड के साइंटिया से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज। और बायोलॉजी, बायोलॉजी जो टर्म है इसको लैमार्क और ट्रेविरेनस 1802 में इसको कॉइन किया था बायोलॉजी वर्ड को। और यहाँ पे कुछ स्टडी का नाम दिया गया है कि किस चीज़ के स्टडी को क्या बोला जाता है। तो पैलियोऑन्टोलॉजी, इसमें हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, इसको पैलियोऑन्टोलॉजी बोला जाता है। ऑन्टो मीन्स बीइंग और लॉजी मीन्स स्टडी। और पैलियोबॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, इसमें पैलियोबॉटनी इसको बोला जाता है। और फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड देयर पार्ट्स, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। इडेफोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑफ सॉयल ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेशली प्लांट्स, इसके स्टडी को इडेफोलॉजी बोलते हैं। जेरांटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग को जेरोंटोलॉजी बोला जाता है। इथोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन बिहेवियर इन नेचुरल कंडीशन, इसको एथोलॉजी बोला जाता है। बायोनिक्स, बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये मैकेनिकल सिस्टम डैट फंक्शन लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसको बायोनिक्स बोलते हैं। बायोनॉमिक्स, ये स्टडी मोड, तो ये स्टडी ऑफ मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इसको बायोनॉमिक्स बोलते हैं। और बायोनॉमी ये कंसर्न विद द लॉ ऑफ लाइफ, इसको बायोनॉमी बोलते हैं। और एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथर से रिलेट कर सकते हैं एंथोलॉजी। और एग्रोइस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस को एग्रोइस्टोलॉजी बोलते हैं। पैलिनोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ पॉलन, ग्रेन्स और स्पोर्स, इसको पैलिनोलॉजी बोलते हैं। और डर्मेटोलॉजी तो पता ही है, स्किन, नेल्स और हेयर डिजीज के बारे में जो स्टडी होता है। माइकोलॉजी, फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी, सीवीड्स और एल्गी, इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं, इसके स्टडी को। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि टेराटोजेन वैसे सबस्टांस होते हैं जो कॉज करते हैं डिफेक्ट, जो एक फीटस होता है उसमें डिफेक्ट कॉज करते हैं, तो इस ऐसे सबस्टांस को टेराटोजीन बोलते हैं। और नेक्स्ट है इथियोलॉजी, ICHT का मतलब फिश होता है, तो इथियोलॉजी फिश, स्टडी ऑफ फिश। और ट्रोफोलॉजी, ये ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे 10% लॉ। तो ट्रोफोलॉजी ये न्यूट्रिशन, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पे कुछ कल्चर, जैसे कि जिस चीज़ का खेती और ब्रीडिंग किया जाता है उसके बारे में, प्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में लिखा है यहाँ पे कि एपीकल्चर हनी के लिए, और हनी एंड एग्रीकल्चरल पॉलिनेशन, इसको एपीकल्चर बोलते हैं। एवीकल्चर, एव्स मतलब बर्ड्स होता है, तो एवीकल्चर ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स को एवीकल्चर। सेरीकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन। पीसीकल्चर, फिश प्रोडक्शन। सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट ग्रोथ। फ्लोरिकल्चर, फ्लावरिंग प्लांट्स। और ओलेरीकल्चर, वेजिटेबल ग्रोइंग को और ओलेरीकल्चर बोलते हैं। पोमोकल्चर, फ्रूट ग्रोथ प्रोडक्शन को पोमोकल्चर बोलते हैं। और विटीकल्चर, ग्रेप्स के प्रोडक्शन को। फिर से मोरिकल्चर, मलबरी ट्री। और फिर हेली कल्चर, स्नेल के
उत्पादन को, प्रोडक्शन को हेली कल्चर बोलते हैं। और भी यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स लिखा हुआ है कि एरोपोनिक्स में सॉइल लेस प्लांट होते हैं, उनका कल्टीवेशन किया जाता है और इनके रूट्स हंग इन एयर। एरोपोनिक्स है तो हवा में इनके रूट्स हंग लटकते रहते हैं और मिक्सड विथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और उसी रूट्स पे न्यूट्रिएंट्स का जो सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, उसका छिड़काव किया जाता है। तो एरोपोनिक्स सिस्टम इसको बोलते हैं। एरोकल्चर में होल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ये सॉइललेस प्लांट, जिसको एरोकल्चर बोला जाता है। तो इसमें पूरा प्लांट को ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो ज़मीन से हट के होता है, तो इसको एरोकल्चर बोला जाता है। और हाइड्रोपोनिक में ग्रोइंग प्लांट इन वाटर सॉल्यूशन, इसमें भी सॉइल का कोई यूज नहीं होता है और लेस वाटर यूज इसमें होता है हाइड्रोपोनिक्स में। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ही, जिसका नाम है ओपैरिन हेल्डेन थियरी। तो ये बुक उसी से ओपैरिन और हेल्डेन की बुक है, जिसमें केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि पहले एटम्स थे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, और फिर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, जिसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ, तो पहले एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपैरिन हेल्डेन थियरी, केमिकल इवोल्यूशन, इसको मटेरियलिस्टिक थियरी भी बोला जाता है। और स्टैनले मिलर और उरे का जो एक्सपेरिमेंट था 1953 में, गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ दिस थियरी। जो ओपैरिन और हेल्डेन के थियरी है, उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वो एविडेंस दिया था, इन्होंने एक कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, ये सब का यूज करके। बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये सेकेंड थियरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो इसमें ये बात की जाती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू जेनरेशंस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके कॉमन एंसेस्टर, उन्हीं से ये सारी जीव जंतु का जनरेशन प्रारंभ हुआ है। बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। और धीरे धीरे चेंजेस की वजह से बहुत सारे स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स ये बट गए, लेकिन इनका एंसेस्टर कॉमन ही था। और इसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहला थियरी है कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको लेमार्किज्म भी बोलते हैं। लेमार्क ने यह सिद्धांत दिया है। तो इसमें यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज होगा वो बचा रहेगा और नहीं तो वो विलुप्त होते जाएंगे। जैसे कि जिराफ का गर्दन, वो उसका एग्जांपल उन्होंने दिया था। डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस शेप ऑर्गेनिजम्स, जो इन्वायरमेंट का पर्यावरण, वातावरण का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ऑर्गेनिजम्स को सीधे तौर पे शेप करता है, उनके ग्रोथ में, इवोल्यूशन में उसको शेप करता है। ये थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर जो लेमार्क का सिद्धांत है, उसमें ये सारी बातें हैं। दूसरी थियरी है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म भी बोलते हैं। जो चार्ल्स डार्विन की जो किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें उन्होंने दिया है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जिस चीज़ का भी ओवर प्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ट्रेट्स डैट इंक्रीज्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, वैसे ट्रेट्स, वैसी खूबियाँ जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देती थी वो रह गई, और जो ऐसी नहीं थी खूबियाँ, ऐसे ट्रेट्स नहीं थे, वो विलुप्त हो गए। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, न्यू डार्विनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन प्लस मेंडेलियन जेनेटिक्स,
इसमें म्यूटेशन, वेरिएशन, हेरिडिटी, आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन सारी चीज़ों को मिला के न्यू डार्विनिज्म बोला जाता है। और म्यूटेशन थियोरी ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था 1901 में, और इन्होंने स्टडीड इवनिंग प्रिज्म रोज प्लांट, इस पे स्टडी किया था। इवनिंग प्रिज्म रोज प्लांट पे इनका ह्यूगो डी वेरिस का म्यूटेशन थियोरी का जो स्टडी है। और इनहेरिटेबल नेचर ऑफ म्यूटेशन, इन्होंने बताया कि जो म्यूटेशंस होते हैं, जो सेल में चेंजेस होते हैं, वो इनहेरिटेंस भी मीन्स अगले पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र होते हैं। और सिलेक्शन ऑफ यूजफुल म्यूटेशन बाय नेचर, और उस म्यूटेशन में से भी जो यूजफुल म्यूटेशन होता है उसको जो प्रकृति है उसको सिलेक्ट कर लेती है। अब बात हम करेंगे टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण। तो वर्गीकरण उसको बोला जाता है कि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेमिंग करना, नाम देना, और उनको ऑर्गेनाइज करना। उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक कैटेगरी में रखना, और सबको, प्लांट और एनिमल दोनों को ही ऑर्गेनाइज और नेमिंग करना, इसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और कैरोलस लिनियस, ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोला जाता है, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो द्विनाम पद्धति है, उसकी शुरुआत इन्होंने किया था, जिसमें पहला जीन का जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज नेम होता है। पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और R.H. विटेकर, ये 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम इन्होंने क्लासीफाई किया था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहला, ये मोनेरा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रो मतलब ओल्ड और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोस्ट एंशियंट लिविंग क्रिएचर्स इसमें आते हैं मोनेरा में। और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं मोनेरा में ही। रिजिड सेल वॉल होता है इनका, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन से इनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इनका स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन से होता है मोनेरा का। और कार्बन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनमें होता है मोनेरा में। और जैसे जैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटेई से एनिमिलिया की तरफ, तो इसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सेकेंड है इसमें प्रोटिस्टा में ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जो सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डू नॉट फॉर्म टिश्यू, लेकिन इसमें टिश्यू फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिसोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लिमेनॉइड्स, प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया कॉज करता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। और इनका रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से होता है। और ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्टेरियल भी कुछ होते हैं, और ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। और पैथोजेंस, ये प्लाज्मोडियम, मलेरिया, ज़्यादातर इसमें पैथोजन होते हैं, कैरियर होते हैं, वेक्टर होते हैं। फंगी के बारे में हम लोग बात करें तो फंगी यूकैरियोटिक होती है। और ये लिखा हुआ याद करने के लिए कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जैसे सबसे पहले किंगडम सबसे बड़ा, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास
ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज ये पूछ लिया जाता है तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम फंगी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक होते हैं। माइकोलॉजी, इनके स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। और बोथ यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों तरीके के ये फंगी होते हैं। और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स ये दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। और लैक ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये वस्कुलर बंडल्स भी इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेल वाल इनमें चीटीन, CHITIN, इससे बना होता है। ये एक मटेरियल है, इससे इनका सेल वाल बना होता है। और हाइफ है, जो ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होता है। आप लोग देखे होंगे जो फूड स्पॉइलेज हो जाता है उस पर वो एक फिलामेंट की तरह होता है, उसको हाइफे बोला जाता है। और फंगी का जो एग्जाम्पल है ईस्ट हो गया। ईस्ट ये बर्डिंग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। मॉल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए। इसमें एक नाम लिखा हुआ है अमानिता फैलोइड्स, जिसको कि डेथ मशरूम भी बोला जाता है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शो करते हैं। जो फंगी होते हैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और उसको भी अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस रिलेशनशिप को म्यूचुअल बेनिफिट जिसमें होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। माइकोरिजिया, जैसे इसमें फंगी और प्लांट रूट्स में ये पाया जाता है। तो ये फंगी और प्लांट का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। माइकोरिजिया जो ये एक फंगी है। और लाइकेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी, एल्गी और फंगी के बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है लाइकेंस। और सल्फर ऑक्साइड पॉल्यूशन में नहीं उगता है, तो ये लाइकन इंडिकेटर है। सल्फर ऑक्साइड पॉल्यूशन का भी एक इंडिकेटर है। जहाँ पे ये पॉल्यूशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे प्लांटेई किंगडम के बारे में। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वाल इसमें सेलुलोज का बना होता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। और इसमें भी 5 डिवीजन है प्लांटेई किंगडम में। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी का तो हम लोगों ने देखा ही। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म में कोन्स। जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स वाले, जिनके सीड्स खुले हुए होते हैं। और ये नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और इनमें जो सीड होता है वो अंदर होता है, नेकेड सीड नहीं होता है इसमें। स्पेशलाइज्ड प्लांट्स जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, नेपेथनिस जिसको बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस। और ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में ग्रो करता है पिक्चर प्लांट। और ये इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेता है और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अगला इसमें जीरोफिलिक प्लांट्स। जीरो में मीन्स डेजर्ट होता है जहाँ पे कम पानी होता है, उसके लिए वर्ड जीरो यूज किया जाता है। तो इसमें लो वाटर प्लांट्स को जीरोफिलिक बोला जाता है। इसमें लीफ जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो स्पाइन्स जैसे कांटेदार हो जाती हैं इसमें मॉडिफाई होके। अगला है फिरेटोफाइट्स। फिरेटोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो जड़ें होती हैं जो बहुत अंदर तक जाती हैं, डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं। जैसे कि अल्फाल्फा, ये घास है, पंपास के मैदान में घास पाई जाती है अल्फाल्फा, उसको। और ये विलो, ये डीप रूटेड प्लांट्स हैं। और एक्वेटिक प्लांट तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। और इनमें एरेनकाइमा एक इसमें टिश्यू होता है जो बॉयंसी प्रदान करता है और गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिससे ये डूबते नहीं हैं पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स। हेलोफाइट्स मीन्स सैलिनिटी इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले पेड़ पौधों को हेलोफाइट्स बोलते हैं। हेलो मीन्स नमक होता है। और एपीफाइट्स, ग्रोन ऑन अदर प्लांट्स। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, जैसे ऑर्किड्स, मॉस, फर्न। और फ्लावर्स के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें मुख्यतः 2
इसके जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, दो चीज़ में डिवाइड किया जाता है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम मेल ये जो ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जैसे स्टेमेन। और गायनोसियम जैसे गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये गायनोसियम ये फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसमें पिस्टिल और कार्पेल आता है। ये 2 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, एंड्रोसियम और गायनोसियम। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, जिसमें बोथ कार्पेल एंड स्टेमन दोनों होता है। तो कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ओनली वन, या तो कार्पेल होगा या स्टेमन होगा। और मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर, जो मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर है, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक में कुरकुमिन पाया जाता है, तो ये राइजोम बोला जाता है। मॉडिफाइड स्टेम के ये टाइप्स हैं राइजोम। तो जिंजर और टर्मरिक राइजोम है। पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, जो कि ट्यूबर इसको बोला जाता है। और गार्लिक और ओनियन भी ये मॉडिफाइड स्टेम है, जिसको बल्ब बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने 5वां जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये सीडेंट्री लाइफ जीते हैं। और पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब इसमें पुअर ऑर्गन्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन, जैसे स्पॉन्जेस हो गए। ये पैराजोआ, नॉट प्रोटोजोआ, पैराजोआ और मेटाजोआ, सॉरी, पैराजोआ और मेटाजोआ। किंगडम एनिमेलिया, तो पैराजोआ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सीडेंट्री लाइफ जीते हैं। और ये पोरीफेरा मीन्स इसमें पुअर ऑर्गन और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस। और मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर होते हैं और ये मोबाइल होते हैं, इधर उधर घूमते हैं। और ये सीडेंट्री, एक जगह फिक्स रहते हैं, पैराजोआ। और इसमें टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है मेटाजोआ में। तो ये 2 टर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, पैराजोआ और मेटाजोआ। और किंगडम प्लांटेई में, अरे किंगडम एनिमेलिया में मेजर फाइला और क्लासेस की बात करें तो इसमें फाइलम एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा मीन्स ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो एंथ्रोपोडा में आते हैं, एंथ्रोपोडा फाइलम में। और 60% ऑफ एनिमल स्पीसीज इसमें कवर हो जाते हैं एंथ्रोपोडा में। और एंथ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, और पोडा मीन्स लेग्स। जितने भी इंसेक्ट होते हैं आप लोग देखे होंगे कि उनके लेग्स ज्वाइंटेड होते हैं, 2 या 3 जॉइंट्स उसमें पाए जाते हैं। और ये ब्रेथ थ्रू ट्रेकिया, और ये अपना ब्रीथ सांस ट्रेकिया के थ्रू लेते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, इसमें हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन, और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है इसमें आर्थ्रोपोडा में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कुछ आर्थ्रोपोडा, कुछ इंसेक्ट ऐसा भी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ग्लो करते हैं ये रात में, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो एंजाइम्स होता है बायोल्यूमिनेसेंस के लिए, उसको ल्यूसीफेरास बोलते हैं। उसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ग्लो करते हैं। और फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनी, कांटेदार, इसमें कांटेदार स्ट्रक्चर होता है। तो इकाइनोडर्मेटा ये ज़्यादातर मरीन एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, सी डेप्थ में। और मल्टी सेलुलर होते हैं, कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और इंट्राटाइडल जोन्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें डेवलप होता है, जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं और वेस्ट अपना सीक्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया इकाइनोडर्मेटा का स्टार फिश, स्पाइनी स्किन होता है ये। और स्केलेटन इनमें जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और पावर ऑफ रीजेनरेशन भी होता है इनमें, जैसे फिर से ये ग्रो कर जाते हैं। अगर कोई इनका बॉडी पार्ट कट गया तो रीजेनरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एंटीडन, इकाइनस, सीडेरेसिस, सी कुकम्बर और अर्चिन्स, ये सब इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं। तो इतना सब हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे 2 ठो मैंने डिजीजेस का नाम लिख दिया है, क्वासियोर कोर और मैरास्मस, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये
क्वाशियोकोर डेफिशिएंसी या प्रोटीन से होता है, जिसका लक्षण ये है कि ये अंगों में सूजन हो जाता है, पेट फूल जाना, और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है ये क्वाशियोकोर जो रोग होता है। मैरास्मस है, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है और ये मांसपेशियां जो होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, तो इसको मैरास्मस बोला जाता है इस रोग को। हम लोग अब इसमें कुछ दिया हुआ है और भी फैक्ट्स, इसको देख लेते हैं। सूरन जो कि जिमी कंद होता है, इसको ये कॉर्म होता है ये, और ये जो कैलोकैसिया सैफरॉन, तो इसमें जिमी कंद, सूरन, कैलोकैसिया और सैफरन, इन सबको कॉर्म बोला जाता है। और मॉडिफाइड रूट्स की बात करें तो मॉडिफाइड रूट्स में टर्निप हो गया, सलजम, ये नैपीफॉर्म भी बोलते हैं इसको, और स्वीट पोटैटो भी मॉडिफाइड रूट है। और कैरेट, ये कॉनिकल इसको बोलते हैं, कैरेट भी मॉडिफाइड रूट का ही एक एग्जाम्पल है। और पी प्लांट हर्बेसियस और नो वुडी, इसमें कोई वुड नहीं होता है पी प्लांट में, और ये हर्बेसियस होता है। क्लोव्स लॉन्ग जो होता है वो कली होती है, बर्ड्स होता है। सैफरन क्रॉकस स्टीवस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसमें ये सैफ्रानॉल कंटेन करता है, और पिकॉर्सिन जो भी लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अब हम लोग बात करेंगे इसका फ्रूट टाइप्स। इसमें ट्रू फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, और कंपोजिट फ्रूट होते हैं। तो ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर का ओवरी होता है उससे अगर डेवलप हुआ है फ्रूट तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। इसमें मैच्योर ओवरी जो होती है फ्लावर की, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जिसका एग्जाम्पल है मैंगो, जामुन, ऑरेंज और ग्रेप्स। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, ये पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट में नॉट कंटेन सीड्स, इसमें बीच में सीड नहीं होता है। जैसे सीड इसमें जैसे एक सिंगल सीड वाला नहीं होता है ये फॉल्स फ्रूट। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे एप्पल हो गया, ये फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पियर्स हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब फॉल फ्रूट्स के एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कंपोजिट फ्रूट में पाइनएप्पल कंपोजिट में भी आता है और फॉल्स दोनों में, जैक फ्रूट भी। और फिर से डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फोर्सेस अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, और ये जो सेपल्स होते हैं फ्लावर का जो पार्ट, उससे इसको प्राप्त किया जाता है कंपोजिट फ्रूट्स को। और जो लीची होता है, इसके जो खाने वाले हिस्से को, एडिबल पार्ट को एरिल बोला जाता है, फ्लेसी एरिल। और पॉम, अ फ्रूट विथ अ फ्लेसी एनलार्ज्ड रिसेप्टल एंड थ्रू कोर। तो इसमें पॉम में एप्पल और पियर आते हैं। हम लोग बात करें फाइबर प्रोडक्शन में, तो इसमें फाइबर प्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है रेटिंग, जिसको कि जूट को पानी में जब डुबोया जाता है, जिससे उसके बाद उसको रेसे उससे अलग होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, RETTING। और यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स के नाम लिखे हुए प्लांट्स में, जो कि उसको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे रेड एप्पल को रेड बनाने के लिए एंथ्रोसाइमिन पिगमेंट की वजह से रेड एप्पल होता है। कैरोटीन की वजह से टोमेटो, लाइकोपिन लाइको से लाल, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, टोमेटो लाइकोपिन। टर्मरिक जैंथोफिल की वजह से टर्मरिक पीला होता है। और बीटरूट बिटानिन। पपाया जैंथोफिल। पपाइन एक प्रोटीन होता है पपाया में, जो प्रोटीन डाइजेशन में पपिन हेल्प करता है। और सल्फर कंपाउंड इन गार्लिक एंड अनियंस, और गार्लिक, लहसुन और प्याज में सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं। जिस यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लिखा है मैंने कि एलिसीन, जो गार्लिक में पाया जाता है, एलिसीन सल्फर का कंपाउंड है। और जो एलील मिथाइल सल्फाइड होता है, जो प्याज काटने पे जो आँख से आंसू आने लगते हैं, इसकी वजह से आते हैं, एलील मिथाइल सल्फाइड की वजह से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 11 पेज कवर कर लिया है।
और इसमें अभी 20 पेज के लगभग बचा हुआ है, तो आप लोग अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो अगला वाला भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इधर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो लोग भी इस बार 72nd देने वाले हैं। और ये सब वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा होगा तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी मैं अपने गांव पे हूँ और एक बार में ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। टैबलेट है बस मेरे पास, तो और कोई ऐसा माइक भी नहीं है अच्छा। तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे बैकग्राउंड नॉइज को, और 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा चीज़ें। और नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको। थैंक यू सो मच। अगर सेकेंड पार्ट का भी चाहिए होगा तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अच्छा रिस्पांस आएगा तो सेकेंड और थर्ड पार्ट भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।